नमस्कार YouTube फैमिली, मैं हूँ कैलाश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने काम में मस्त होंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने राजस्थान रोडवेज को 2011 में ज्वाइन किया था और उनकी ज्वाइनिंग डेट भी मुझे याद है। 11/11/11 को उन्होंने फर्स्ट जब राजस्थान रोडवेज में पहली बार एग्जाम करवाया था, उस एग्जाम को फाइट करके रोडवेज में मेरे साथ ही ज्वाइनिंग करी। तो उनका मैं नाम बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम उनका एक वीडियो देखते हैं। तो मिलिए मेरे परम मित्र मिस्टर मुकेश जी से। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार कैलाश जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो सबसे पहले मुकेश जी आपको धन्यवाद कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला है। आपको भी थैंक यू। तो मुकेश जी सबसे पहले आपने 2011 में ज्वाइन करी थी। हाँ, और अभी परिचालक पद पे 2011 में 11/11/2011 की मेरी नियुक्ति है राजस्थान रोडवेज में परिचालक पद पर। कौन से डिपो में थे स्टार्ट में आप? प्रथम नियुक्ति मेरी ब्यावर आगार से हुई है। अच्छा, और फिर इसके बाद ब्यावर आगार के बाद फिर मैं कुछ समय पश्चात लगभग 7-8 महीने बाद फिर मैं अजमेरू आगार में ट्रांसफ़र करवा लिया था मैंने। अजमेरू आगार में मैंने लगभग 1.5 वर्ष ड्यूटी करी। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र डीडवाना आगार में हो गया था। डीडवाना आगार में लगभग यही करीबन 6 से 7 महीने मैंने वहाँ नौकरी करी है और उसके बाद फिर वापस अजमेरू आगार में मैंने अपना स्थानांतरण करवाया था। यानी आपने 3-4 डिपो में अच्छा खासा नॉलेज लिया है। हाँ जी। और अभी आप हैं अजमेर डिपो में? हाँ, अभी मैं वर्तमान में अजमेर आगार में हूँ 2019 से लेके और वर्तमान समय में अभी तक कार्यरत हूँ। रोडवेज लाइन में या मैं कहूँ इस कंडक्टर में परिचालक में किस तरीके से आना हुआ आपका? सर मैं 2011 से पहले सेल्स में टीम लीडर था। मैं मारुति में सेल्स किया करता था। सेल्स एंड फाइनेंस का काम था मेरा। लगभग मेरा 6 से 7 साल का सफ़र सेल्स एंड फाइनेंस में निकाला मैंने। और उसके बाद में मेरे किसी जानकार ने मुझे बताया कि राजस्थान रोडवेज में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उन रिक्वायरमेंट को मैंने पूरा जो मेरे पास थी वो तो थी और इसके अलावा जो मेरे पास कमियां थी उनको मैंने पूरी करी है। जैसे कंडक्टर लाइसेंस मेरे पास नहीं था तो कंडक्टर लाइसेंस मैंने इसके लिए पहले एक रेड क्रॉस सोसाइटी में एक 7 दिन की ट्रेनिंग होती है उस जिसको फर्स्ट एड ट्रेनिंग बोला जाता है, प्राथमिक उपचार। वहाँ पे मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग ली। वहाँ से फिर मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला। उस सर्टिफिकेट के आधार पे फिर उसको मैंने अपने परिवहन विभाग के अंदर लगाया। सर्टिफिकेट लगाने के बाद में वहाँ से मेरा कंडक्टर लाइसेंस बना। उस कंडक्टर लाइसेंस के साथ में हमसे 2011 की मात्र एक ऐसी अकेली भर्ती थी जिसके अंदर परिचालक से चालक का लाइसेंस भी मांगा गया था और चालक से परिचालक का लाइसेंस भी मांगा गया था। यानी कि आप डीसी में डीसी भर्ती बोल सकते हैं। हाँ, ड्राइवर कम कंडक्टर की भर्ती में हमारी नियुक्ति हुई है। 2011 का राजस्थान रोडवेज का फर्स्ट एग्जाम ही था। हाँ, और उससे पहले राजस्थान रोडवेज डायरेक्ट लेती थी। उससे पहले डायरेक्ट लेती थी। सिर्फ आज तक राजस्थान रोडवेज में रिटर्न एग्जाम जो है वो फर्स्ट बार हुआ है 2011 में, फिर एक 2013 में और लास्ट 2014 में। ये सिर्फ 3 ही रिटर्न एग्जाम हुए और इसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है जी। तो मुकेश जी, एक 2017 में 552 परिचालकों को हटाने के आदेश आए थे और उसमें आपका भी नाम था। हाँ जी। फिर रोडवेज ने कैसे आपको वापस ले लिया? अभी तक हटाइए क्यों नहीं? 2017 के अंदर
हमारी जो मेरिट लिस्ट बनी थी 2011 के अंदर, उसको रिवाइज़ किया गया था। कुछ लड़के थे करीबन 461 के आसपास, उन्होंने एक रेट लगा रखी थी। उनका कहना ये था कि परिचालक पद पर परिचालक पोस्ट के लिए चालक का लाइसेंस अनिवार्य नहीं है, जबकि राजस्थान रोडवेज ने जो वैकेंसी निकाली थी उसके अंदर चालक कम परिचालक दोनों लाइसेंस की मांग रखी थी, है ना। लेकिन ये लोग कोर्ट तक चले गए थे। कोर्ट में जाने के बाद में जो है कोर्ट ने इनको राहत प्रदान करी और इनको बोला कि आपको हैवी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हैवी लाइसेंस को, अगर ये हैवी लाइसेंस के अंदर सिम्युलेटर टेस्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उसके नंबर को कम कर दिया और जो रिटर्न टेस्ट आए थे उसके 2.5 गुना करके और अब वापस मेरिट रिवाइज़ करी गई थी। तो उस रिवाइज मेरिट के अंदर 461 लड़के थे, वो 1-2 नंबर के रेशो से हमारे से आगे आ गए थे। और हम जो लगभग 5-5 सालों हमको सर्विस करते हुए गए थे, उन लोगों का 552 लड़के जो है वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो रहे थे। तो उनके हटाने के आदेश आए थे, उनको ज्वाइनिंग के आदेश आए थे? हटाने के आदेश नहीं आए थे, आदेश आए थे कि मेरिट को रिवाइज करी जाए। मेरिट रिवाइज करने से 461 लोग अंदर आ रहे थे और 552 बाहर जा रहे थे। तो अब 552 जो लोग थे वो रोडवेज के अंदर 5-5 साल की सर्विस हो गई थी उनकी, और उन लोगों का स्थायी भी कर दिया गया, कन्फर्मेशन भी हो गया था रोडवेज के अंदर। उसके बाद अब उन लोगों को क्या किया जाए, उनका भविष्य एक तरह से दाव पे लग गया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। उन 552 लड़कों ने रोडवेज की टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने एग्ज़ाम के लिए रखी थी उसको पूरा किया है। तो उसमें कोर्ट में भी जाना पड़ा? हाँ, हमें फिर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, क्योंकि हमारी नौकरी पे एक तरह से दाव आ गया था। निगम ने, राजस्थान रोडवेज जो हमारा विभाग है, उसने तो ये कह दिया था कि भैया जैसे ही हम 500 हम लोग स्टे लेके आ गए थे, उन्होंने रोडवेज ने कहा कि जैसे ही इनका स्टे टूट जाता है, स्टे इनका खारिज होगा, हम लोग इनको बाहर कर देंगे और इस 461 को अंदर ले लेंगे। इनको अंदर लेंगे। तो उस पर फिर हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के बाद फिर हम हाई कोर्ट की डबल बेंच में फिर हमने दोबारा अपील करी। हमारी सिंगल बेंच में हमारी जो स्टे था वो खारिज हो गया था। फिर हमने डबल बेंच के अंदर वापस इसकी अपील करी थी। तो फिर उसका क्या आया था? उसमें ये आया था कि भाई हमको हटाया नहीं जाए, हमारी नौकरी को यथावत रखा जाए। और 461 में से कुछ लड़के, क्योंकि 4-5 साल का गैप हो गया था, इसमें से करीबन कुछ लड़के तो दूसरी जॉब के अंदर चले गए थे और कुछ बचे थे, और कुछ जो हमारे 552 में से थे वो छोड़ के चले गए। तो एक समीकरण बैठ गया बीच के अंदर कि इनको भी नहीं निकाला जाए और जो नए आ रहे उनको भी ले ले, क्योंकि रोडवेज में वैकेंसी तो ऑलरेडी थी। तो इनको आप सबको मिला के एडजस्ट कर दिया, तो नए लोगों को भी ले लिया और पुराने लोगों को भी यथावत रख लिया। और उस समय आपका कई लोग आपको नेताजी भी कह रहे थे, तो नेताजी का क्या मैटर आप बता सकते हैं? नेताजी, अभी ये लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। एक्चुअली में जिस दिन ये हमारी रिवाइज लिस्ट के आई थी मोबाइल पर, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही थी, तो हम सभी लोगों को एक तरह से डर लगने लगा कि अब हमारा क्या होगा। डर तो रहता ही है। हाँ, कि भाई तो नौकरी जाने वाली है। फिर हम सब लोगों ने आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट किया। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के मतलब ये मान लीजिए अब रातों रात ही सब लोगों से संपर्क साधा, और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे ही हम लोग जैसे तैसे हमारे प्रशासन से रिक्वेस्ट करके, चाहे हमारी ड्यूटी लगी हुई थी या हम कहीं नाइट कर रहे थे, तो उनसे रिक्वेस्ट करके हम जैसे तैसे जैसे भी जिस हाल में आए, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग जयपुर पहुंच गए थे और हम लोग मुख्यालय जाके और हमने हमारी रिक्वेस्ट दर्ज करवाई। तो एक लोगों का समूह बना के और उनको कोऑर्डिनेट करके और उनको एक सबको साथ लेके चला, तो शायद उनको ऐसे लगा कि ये हमारे नेताजी हैं। तो एक चीज़ है मुकेश जी, जब आप टिकट काटते हैं बस में, हाँ जी, ठीक है, तो जैसे मान लो अजमेर से सवारी बैठी है, आप जयपुर जा रहे हो, फिर किशनगढ़ से बैठी है, मान लो बांगर सिंदरी से बैठी है, कई बार स्टैंडिंग भी हो जाती है, ठीक हाँ है, बिना आगे से सवारी बैठ के लास्ट में चली जाती है, तो आप इन सवारी को पहचानते कैसे हो कि भाई इसको मैंने टिकट नहीं दिया, इसको मैंने टिकट दे दिया? और अक्सर मैं देखता हूँ कि परिचालक जिसने टिकट नहीं लिया उसी से आके किराया मांगता है। तो ये सारे चेहरे आपको याद रहते हैं कि कोई ट्रिक है आपकी? एक्चुअली में क्या है कि जब जो भी हमारा फर्स्ट स्टैंड होता है, जैसे मान लीजिए हम अजमेर से जयपुर जा रहे हैं, तो अजमेर से हमारे जो बुकिंग से पर्याप्त टिकट कट जाते हैं
और उसके बाद जो यात्री बैठते हैं, जैसे बस स्टैंड से बाहर बस निकलती है, कुछ यात्री बैठते हैं, तो हमारे नॉलेज में इतनी होती है कि बुकिंग से हमने डीएसए प्राप्त किया है, तो उसमें कितनी यात्री डीएसए के अंदर है एंट्री, और जो लोग बैठे हैं तो अमूमन हमारी नॉलेज में रहता है कि ये लोग बैठे हैं, और विशेषकर हम लोगों का ध्यान रखते हैं चढ़ते वक्त, थोड़ा सा लोगों का फोकस रखते हैं कि इसने क्या पहना हुआ पहन रखा है, क्या नहीं है, और क्या इसके गले में गमछा है या नहीं है। जो लोग जैसे बैठते हैं तो बैठने के बाद में कुछ लोग तो जो लोग लापरवाह प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कुछ बैठते ही ऐसे सो जाते हैं। तो हम लोगों को ये अब प्रैक्टिस हो गई है, और फिर सभी यात्रियों के टिकट होने के बाद ही लगभग हम आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। जब आपने स्टार्ट में ज्वाइन करी थी तब पहचाने में दिक्कत आई हो? शुरू में दिक्कत आती थी। पर कोई ऐसा हुआ है कि आप कोई किस्सा या कि भाई जब आप टिकट काट रहे थे बार बार एक ही सवारी से जाके पूछ रहे थे कि भाई आपने टिकट लिया है कि नहीं लिया है, टिकट लिया है कि नहीं? हाँ, हमें निगम में जब हमारी 2-3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, तब ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हमें ये बताया गया था कि आपको सवारियों की काउंटिंग करनी है, और सवारियों को अगर कोई आपको ऐसा लगता है तो आपको सवारी से पूछना है, टिकट चेक करना है। तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आती थी, एक सवारी को बार बार जाके पूछते थे कि भाई साहब आपका टिकट हो गया क्या। तो कुछ लोग नाराज़ भी होते थे कि आप बार बार कैसे पूछ रहे हो आप हमारे से। तो उनसे हम सॉरी फील करते थे कि हम लोग नए हैं और हमारा अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो शुरू में दिक्कत आई थी, बट अब हमारी हैबिट हो गई है, हम लोग पहचान लेते हैं। अभी आप चेहरे से हाव भाव से पहचान लेते हैं। जिसके पास टिकट नहीं होता है उसका ब्लड का संचार ही थोड़ा सा अलग होता है, वो पहचान लेते हैं, घबरा जाता है वो। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ के स्कैन कर लेती कि भाई इसके पास टिकट है कि नहीं है। ये हमारी हैबिट में हो गया। और एक ये फ्लाइंग चेक करती है, रिमार्क लगाती है, ठीक है। तो ये रिमार्क कई बार भूल में मान लो भीड़ रहती है, सवारी छूट जाती है जी, ठीक है, आपने किराया लिया नहीं उसे, उसने आगे होकर आपको किराया नहीं दिया, टिकट नहीं लिया जी, राइट, भूलवश हो जाती है, और मान लो उसी टाइम पे फ्लाइंग आ जाती है और फ्लाइंग उस सवारी को पकड़ लेती है राइट। तो वो पेनल्टी आप पे लगती है कि पैसेंजर पे लगती है? इसमें पेनल्टी का जो प्रावधान है वो दोनों पे ही है, क्योंकि पहले हमारी सेवा शर्तों में और हमारे नियमों में ये है कि हम वाहन को कंप्लीट करके ही रवाना करें। लेकिन इस समय की नज़ाकत को देखते हुए और इस कंपटीशन को दौड़ को देखते हुए ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि फटाफट हम टिकट काट के बस को रवाना करें। पर आप हर स्टैंड पे रोक के टिकट काट के बैठोगे तो फिर आज आप देख लो अजमेर से जयपुर हर 5 मिनट में गाड़ी है, बिल्कुल। अगर आप रोक के काटोगे तो पीछे वाली गाड़ी आगे जाएगी। बिल्कुल सर, अब देखिए नियम तो यही है, हमारे राजस्थान रोडवेज तो यही कहती है कि आप संपूर्ण टिकट काट के वाहन को प्रस्थान करें। लेकिन हम लोग भी इस कंपटीशन दौर को देखते हुए इस तरह से कोशिश करते हैं कि यात्री भी अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाए और हमारे जो है टिकट भी जल्दी से जल्दी कट जाए। पर भाई मेरा मतलब ये है कि भाई आपने सवारी नहीं रखी है, भूलवश हो गई, तो इसका क्या दंड परिचालक को मिलता है? बिल्कुल, सेवा शर्तों के अनुरूप तो अब दंड परिचालक को मिलता ही है, प्लस यात्री पर भी 2021 से पहले एकल किराए के समानांतर अधिभार या पेनल्टी जिसको बोलते हैं वो एक जैसे अजमेर से जयपुर का किराया 150 रुपये है, आज 145 रुपये किराया है। तो अगर अजमेर से किशनगढ़ में कोई फ्लाइंग हमें रुकवाती है, बस का औचक निरीक्षण होता है, तो अजमेर से किशनगढ़ का जो किराया है जैसे 30 रुपये, तो वो पेनल्टी यात्री से ली जाती थी 2021 से पहले। लेकिन बिना टिकट यात्रा निवारण अधिनियम 2021 के अंदर संशोधन हुआ था, जिसका नाम ही ये रखा गया है बिना टिकट यात्रा निवारण अधिनियम 2021। माननीय राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अंदर बिना टिकट यात्रा निवारण अधिनियम 2021 लागू किया गया, जिसके अंदर एकल किराए की जगह बिना टिकट यात्री से जितना किराया है उसका 10 गुना अधिभार राशि वसूल करने के आदेश किए गए थे। यानी यात्री से 10 गुना? हाँ, जैसे मान लीजिए अजमेर से कोई यात्री जयपुर जा रहा है और वो बिना टिकट पाया जाता है, तो जैसे 145 है तो 145 का 10 गुना 1450 रुपये उससे पेनल्टी वसूल की जाएगी, या 2000 रुपये से कम 2000 रुपये से ज़्यादा वसूल नहीं करी जाएगी। जैसे किसी यात्री का किराया 210 रुपये है तो उसका 10 गुना होता है 2100 रुपये, लेकिन वो 2100 ना करके उससे 2000 रुपये पेनल्टी वसूल की जाएगी। यानी तो ये यात्रियों को देखना है कि भाई आप अगर राजस्थान रोडवेज में सफर कर रहे हैं तो कंडक्टर को पैसा देते हैं तो सबसे पहले अपना टिकट लें। नहीं, अगर टिकट नहीं लेते हैं, फ्लाइंग मिलती है, अगर आपके पास टिकट नहीं होता है तो उसका 10 गुना चार्ज आपसे लिया जाएगा।
और एक बीच में आया था कि भाई ये यात्री दोष प्रणाली जिसे अपन पैसेंजर फॉल्ट बोलते हैं, ये लागू होने वाला है कुछ टाइम तक ये सोशल मीडिया पे छाया रहा है, फिर वापस अचानक बंद हो गया। तो क्या वो पैसेंजर फॉल्ट लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल सर, राजस्थान रोडवेज का जिस दिन से राजस्थान रोडवेज शुरू हुई है तब से लेके आज तक पैसेंजर फॉल्ट लागू है। मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि पहले 2021 से पहले एकल किराए के समांतर पैसेंजर फॉल्ट का नियम था और 2021 के बाद में 10 गुना पैसेंजर फॉल्ट का नियम है। तो यात्री जो भी बस में यात्रा करता है वो उसकी जिम्मेदारी में ये जिम्मेदारी बनती है उसकी कि वो बुकिंग से अपना उचित पर्याप्त टिकट लेके और अपना सीट नंबर लेके ही बस के अंदर बैठे। अदरवाइज अगर वो बाहर से बैठता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो कंडक्टर के पास जाके अपना टिकट प्राप्त करे। ऐसी कंडीशन में अगर कोई वो फ्लाइंग मिलती है और अगर यात्री के पास टिकट नहीं है तो यात्री को भी 10 गुना वर्तमान समय के अंदर 10 गुना पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। पर आपने आगे कहा था कि अगर भूलवश कोई रह जाती है तो उसका जुर्माना परिचालक को भी भरना पड़ता है। बिल्कुल, इसमें अगर भूलवश भी रह जाती है तो उसका जुर्माना परिचालक को भुगतना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये हमारी सेवा शर्तों में लिखा हुआ है कि आपको संपूर्ण वाहन के अंदर संपूर्ण यात्रियों को टिकट काट के ही बस को प्रस्थान करना है। ये हमारी ड्यूटी में आता है कि हम बस में बैठे बस में सवार सभी यात्रियों के टिकट इशू करने के बाद में अपने वेबिल के अंदर जितने भी जो यात्री है उस संख्या को बस में बैठे हुए यात्रियों की संख्या से मैच करें और उसके बाद ही अपनी बस को प्रस्थान करें। यानी कि भाई परिचालक के साथ साथ यात्री का भी कर्तव्य है कि अपना उचित टिकट लें। जी। एक मुकेश जी, जैसे आप अजमेर से बाहर नाइट करते हैं, हाँ जी, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था होती है? स्टैंड पे आप कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं खाना? वैसे हमारी राजस्थान रोडवेज के अंदर लगभग सभी डिपो के अंदर या चालक परिचालक के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था होती है, लेकिन अब आप इसको वहाँ के प्रबंधन की कुछ कमी मान सकते हैं या चालक परिचालकों की कमी मान सकते हैं या व्यवस्था की कमी मान सकते हैं। तो वो लगभग सब जगह अव्यवस्थित रूप के अंदर पाया जाता है, या तो वो लॉक होता है या वो मेंटेन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग जो है कि जैसे बस के अंदर जाते हैं तो फिर बस के अंदर ही हम लोग रात्रि विश्राम करते हैं। और मैंने इससे पहले भी आपसे जो आपकी जगह बैठे थे उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा भाई हम लोग बस में ही सोते हैं और होटल पे ही खाना खाते हैं। हाँ। हमें 135 रुपये का सिर्फ रात्रि भत्ता मिलता है। रात्रि भत्ता पहले जब मेरी नियुक्ति हुई थी 2011 के अंदर तब उस समय 30 रुपये थे, और फिर अभी लगभग कोर्ट के आदेश से ये लगभग अभी इंक्रीज हुआ है कि बेसिक के आधार पे कि अगर जैसे आपकी बेसिक होगी उसी के आधार पे आपकी कम से कम 135 तो है ही है। कम से कम 85 रुपये है। अच्छा, 85 है, और उसके बाद में फिर 135 है, उसके बाद में फिर 165 है, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे बेसिक होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी रात्रि विश्राम बढ़ता रहेगा। और राजधानी जो होती है उसके अंदर करीबन कुछ 20 या 30-40 रुपये का फ़र्क होता है, यानी ज़्यादा मिलता है। हाँ, ज़्यादा मिलता है। और एक मैंने अजमेर में विश्राम कक्ष बना हुआ है। हाँ, और आपने खुद ने प्रयास करके कर्मचारियों से जो अजमेर डिपो के परिचालक है उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके और आपने वहाँ पे कूलर गद्दे लगवाए, और अब देखता हूँ अक्सर वो बंद ही रहता है। तो फिर आपने उस पर इतना खर्चा भी किया है, बिल्कुल, गद्दे वद्दे कूलर लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उसको यूज क्यों नहीं कर रहे? ये एक्चुअल में क्या है, मेरे मन में ये भाव तब आए जब मैं खुद बाहर नाइट करता था, और बाहर नाइट करने के बाद में फिर जाते और किसी डिपो के अंदर जाने के बाद फिर बस खड़ी करके जैसे मान लीजिए हम जल्दी पहुंच गए तो फिर मन में विचार आता कि कहाँ तो सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे मच्छरों में हम सोएंगे। तो ऐसा मेरे मन में विचार आए। विचार आने के बाद मैंने कहा कि क्यों ना हम एक छोटा छोटा सहयोग राशि अपने साथियों से जो अपने मन से अपने भाव से देना चाहे, जितना देना हाँ, जो जितना नहीं, हमने एक निर्धारित राशि रखी थी, जो भी है कि भाई 1000 रुपये, या जो कम देना चाहता है वो 500 रुपये, ऐसे करके हमने जिसकी स्वयं की इच्छा से, किसी पे दबाव नहीं, अपनी इच्छा से आगे होकर कोई देना चाहे, तो ऐसे करके हमने सामूहिक रूप से कुछ फंड इकट्ठा किया था। वो फंड इकट्ठा करके हम लोगों ने जो हमारे अजमेर के CBS की बिल्डिंग के अंदर रूम नंबर 21 है उसके अंदर जो व्यवस्था थी उसको हमने अपग्रेड किया है। जैसे पहले वहाँ पे केवल गद्दे ही थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे उस रूम के अंदर जितने भी पलंग चारपाई आ सकती है वो चारपाई हमने बनवाई है लोहे की, और फिर उसके ऊपर उस गद्दे लगवाए हैं, और सभी बेड के ऊपर चार्जिंग सॉकेट लगवाए हैं,
और एक कूलर की व्यवस्था करी है, और जहाँ ट्यूबलाइट नहीं थी वहाँ ट्यूबलाइट लगवाई है। मतलब उस कमरे को हमने मेंटेन करवाया है ताकि बाहर के जो यात्री आए, जिस तरह से मैं परेशान रहा, हाँ, तो भाई बाहर के अपने जो कर्मचारी साथी हाँ, हैं, जो हमारे कर्मचारी साथी है तो वो हमारे अजमेर के अंदर आए तो वो उसके अंदर आराम से अपना जो रेस्ट टाइम है उसके अंदर रेस्ट कर सके, ताकि एक चालक की नींद पूरी हो सके और वो सुचारू रूप से रोडवे का संचालन कर सके, और एक परिचालक जो है उसका मानसिक तनाव भी कम हो। और वहीं पे हमने एक अलमारी लगवाई थी जिसमें करीबन 10 रेकें बनी हुई है। उस अलमारी के अंदर चालक परिचालक अपना बैग रख के और अपना पर्सनल उसमें लॉक करके रख सकते हैं, ताकि वो नींद में रहे तो उनको ये टेंशन नहीं रहे कि मेरा कैश या मेरी बैग या मेरा मोबाइल जो है कहीं इधर उधर होने का नहीं रहे। तो अभी वो बंद है, तो आपने अपने अधिकारियों से इस सिलसिले में बात नहीं की कि भाई ये बंद क्यों है? हाँ, अभी ये काफ़ी दिनों से बंद है। इस बारे में हमने हमारे CBS के जो अधिकारी हैं उनसे हमने चर्चा करी थी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको जल्दी जो है कि वापस सुचारू रूप से चालू कराया जाएगा। और ये है भी जरूरी? बिल्कुल साहब, ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात के अंदर चालक परिचालक कहाँ सोएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बेड पे जो नींद पूरी होती है वो बस की सीट पर नहीं हो सकती, तो इसलिए बहुत जल्दी ही इसको रीओपन कराया जाएगा। और उसके मेंटेन की एक कुछ अलग से ही एक नया तरीका सोच के कोई तरीका निकालेंगे ताकि वो मेंटेन भी रह सके, उसकी साफ सफाई हो सके। साफ सफाई टाइम टू टाइम। जी। तो ये चालक और परिचालक है जो अजमेर नाइट करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि आपके लिए रेस्ट रूम वापस खुलने वाला है। एक मुकेश जी, स्टैंड पे अक्सर देखते हैं कि जो परिचालक होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं। मान लो किसी गाड़ी को जयपुर जाना है तो आवाज़ लगाते हैं जयपुर जयपुर जयपुर। 2-2 3-3 वर्ष वाले मान लो कोई सवारी आती हो कि इसमें बैठो, वो कहता इसमें बैठो। अब है तो सारी गाड़ियाँ रोडवेज की, बिल्कुल। चाहे मान के चलो आप वाली बस में बैठते हो, चाहे मेरी वाली में बैठते हो, चाहे मान लेते हैं अपने कैमरामैन वाली गाड़ी में बैठते हो, है तो तीनों रोडवेज की गाड़ी, सब रोडवेज की। तो फिर ये सवारी को पकड़ के कि भाई आप मेरी वाली में बैठो, इतना फोर्स क्यों किया? क्या आपको टारगेट मिलता है? नहीं, राजस्थान रोडवेज में टारगेट तो नहीं है, बट हर कर्मचारी की थोड़ा सा दिल से लगाव हो जाता है कि ये इस निगम से जो है कि हम अपने अधिक से अधिक एफर्ट्स इसमें लगा सकें, अधिक से अधिक हम इसके अंदर यात्रियों को यात्रा करवा सकें। और हमारी बस का जो है, मेरी बस का मतलब जो जिस ड्यूटी में मैं हूँ उसका लोड फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा है, और मैं जो है अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कर सकूँ। इससे निगम को भी फ़ायदा होता है, क्यों, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा परिवार चलता है, ये हमारी रोजी है। बिल्कुल, कि भाई सैलरी दे रही है, बिल्कुल परिवार चल रहा है, तो उसके प्रति हमें एफर्ट लगाने चाहिए। बिल्कुल, आज कंपटीशन का दौर है। आज हर एक कहीं भी चले जाइए आप, सभी जगह कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन के अंदर लोग, जैसे आप किसी बैंक वाले को देख लीजिए, आज बैंक जो पहले हमें लोन लेने के लिए बैंक के दरवाजे पे जाना पड़ता था, आज बैंक खुद आ रही है। आज बैंक हमारे दरवाजे पे खुद आ रही है कि लोन ले लीजिए सर, लोन ले लीजिए। तो ये कंपटीशन का दौर है। तो अब जैसे प्राइवेट गाड़ियां हैं तो उससे कंपटीशन भी है ही है हमारा, क्योंकि उनका कुछ परसेंट किराया भी कम होता है, और उन पे अतिरिक्त खर्चे नहीं होते हैं। उस पर जो है कि केवल चालक या परिचालक या फिर ऑनर जो होता है उसका खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, तो वो पूरा डिपार्टमेंट जो है कि वो हमें इस रोड पे डिपेंड करता है। और एक ये महिला को जब से 50% किया है जी, तो इसमें यात्री भार बढ़ा है कि पहले जब 30% था उतना ही है? सर पहले महिला और पुरुष का किराया दोनों को बराबर था पहले, बराबर था। फिर उसके बाद में फिर 30% हुआ, तो यात्रियों का झुकाव जो है कि रोडवे की तरफ हुआ, और अब हो गया 50%। लेकिन जैसे 30% हुआ तो फिर प्राइवेट वालों ने लेडीज़ और जेंट्स दोनों का ही 30% कम कर दिया, तो उस तरफ यात्री फिर वापस डाइवर्ट हो गया। अब जब भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की तरफ ने निगम अपने बजट में जो अभी घोषणा करी थी, उसके अंदर 50% किराया महिलाओं को किराए पर छूट दी है। उसके बाद से ही यात्रियों का जो रुझान है वो वापस से रोडवेज की तरफ मुड़ गया है, और आज रोडवेज की ये स्थिति है कि हर रोडवेज भरी हुई निकलती है। इसमें एक महिला का यात्री भार बढ़ा है कि साथ में पुरुषों का भी बढ़ा है? महिलाओं के साथ तो पुरुष आएंगे तो वो अलग बस में थोड़े जाएंगे, वो भी रोडवेज में आएंगे। वो तो सही है कि भाई ज़्यादा
अपन कह सकते हैं कि भाई महिला ज्यादा नहीं, सरकार की इस योजना से मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार की इस योजना से महिलाओं को 50% किराए में रियायत देने से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। इसमें महिला के साथ में अगर बच्चे हैं तो वो भी रोडवे की तरफ आए हैं, और महिला के साथ में अगर उनके पुरुष हैं, चाहे उनके भाई हैं या उनके हस्बैंड है या बेटा है, जो भी है वो सब रोडवेज की तरफ यात्री पर पड़ा है। तो मुकेश जी, लास्ट में जो राजस्थान रोडवेज में पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? राजस्थान रोडवेज के अंदर यात्रा करने वाले पैसेंजरों से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि वो जहां तक संभव हो, अगर वो शहरी क्षेत्र में हो या तहसील क्षेत्र में हो, अगर वहां पे कोई निर्धारित बस स्टैंड है तो बस स्टैंड पर जो बुकिंग होती है उस बुकिंग से अपना उपयुक्त टिकट प्राप्त करके और सीट नंबर प्राप्त करके ही बस में अपनी सीट ग्रहण करें, ताकि उससे एक तो टिकट भी वो प्राप्त कर लेंगे और साथ ही उनको सीट भी मिल जाएगी। और जो यात्री रास्ते से चढ़ते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो बस में चढ़ने के साथ ही अपनी सीट प्राप्त करें, या अगर सीट नहीं मिलती है, जैसे भी कंडीशन हो, उनका कर्तव्य बनता है कि वो परिचालक को अपना उपयुक्त परिचालक से अपना उपयुक्त टिकट प्राप्त करें। यात्रियों से मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि वो बिना स्टैंड पर बस को रोकने के लिए परिचालक को बाध्य नहीं करे, चालक को बाध्य नहीं करे। इससे जो है कि आम यात्री अपने निर्धारित स्टैंड पर पहुंचने में या अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उनको देरी होती है। हो सकता है किसी की बस छूट सकती है, हो सकता है अगली ट्रेन छूट सकती है किसी की। तो अगर वो जहाँ भी जिस भी स्टैंड का टिकट लिया है निर्धारित स्टैंड पे या फिर कोई प्रार्थनीय स्टैंड है वहाँ पे बस को रुकवाएं, और उतरते वक्त और चढ़ते वक्त अपने सावधानीपूर्वक बस के अंदर चढ़ें और बस के रुकने पर ही आगे मुकर के बस से उतरें। कर्मचारी हैं निगम के, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेरे साथी कर्मचारी जो भी है निगम के, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय के अंदर जो है कि अभी जो दौर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि कितने नौकरियां कितनी मुश्किल से मिलती है, कितना कंपटीशन बढ़ गया है। आज हम लोग परीक्षार्थियों को लेके जाते हैं, एक बस के अंदर 50, 60, 70, 80, 90 सवारी तक तो भर जाती है बस, क्योंकि कंपटीशन का दौर इतना हो गया है, इतनी बेरोजगारी का युग हो गया है, इतने लोग हो गए कि नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जो आपको ये नौकरी मिली है, इसकी सेवा शर्तों का पूरा ध्यान रखते हुए और अपनी सेवा शर्तों की पूरी पालना करते हुए अपनी ड्यूटी करें, और बस को रवाना करने से पहले अपने उपयुक्त टिकट, बस के अंदर जो भी सवारी बैठी सबके टिकट काट के बस को रवाना करें, और समय समय पर हर स्टैंड पर काउंटिंग करते रहें, और एक बस में आवाज़ लगाते रहें कि कोई यात्री बिना टिकट तो नहीं है, उसके बाद ही बस को प्रस्थान करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके भी रोडवेज संबंधित कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है मुकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राजस्थान रोडवेज में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए निकाला। नमस्कार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।